नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टीवी पर। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आज का विषय ऐसा विषय है जिस पर हमें और आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। विकास का मॉडल क्या है, विकास किसे कहते हैं। आमतौर पर जब भी कोई भी बड़ा ग्रुप किसी राज्य या शहर में जाता है तो उससे ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि इससे इलाके में रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और खुशहाली आएगी। हिमाचल प्रदेश में भी इसी वादे के साथ अडानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट का अधिग्रहण किया था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये प्लांट बंद है। आपको दिखाते हैं कि ये विषय क्या है आज का। तो अडानी ग्रुप की दलील है कि घाटा सहन नहीं कर सकते। हिमाचल में बिलासपुर के बरमाणा में एसीसी सीमेंट प्लांट में 980 कर्मचारी काम करते हैं, जबकि सोलन जिला के दालड़ा घाट के अंबुजा सीमेंट प्लांट में 800 कर्मचारी काम करते हैं। अब उनकी नौकरी पर संकट के बादल छा गए हैं। बुधवार को भी अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटर्स की अहम बैठक हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका। चलिए इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करते हैं अपने इस ग्राफिक्स की मदद से। तो अडानी ग्रुप को घाटा हुआ और सीमेंट प्लांट ही अचानक से उन्होंने बंद कर दिया। इसे लेकर गौतम अडानी का कहना है कि हमें बहुत खेद है, हिमाचल प्रदेश की ट्रक यूनियनों के साथ अड़ियल रवैये की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। उच्च परिवहन लागत के चलते पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल के लोगों के लिए सीमेंट की कीमत बहुत अधिक है। बरमाणा दालड़ा घाट सीमेंट प्लांट लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में है। इसने स्थानीय लोगों की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों कंपनियां सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता कंपनियों में से हैं, लेकिन परिवहन से संबंधित अक्षमताओं के चलते समूह के 2 सीमेंट संयंत्र अव्यवहारिक हो गए हैं। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि स्थानीय परिवहन संघ अन्य ट्रांसपोर्टर्स को प्रतिस्पर्धी दरों पर काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये मुक्त बाजार की भावना के खिलाफ है। तो अडानी ग्रुप का ये दावा कि घाटा हो रहा है, अव्यवहारिक हो गया है संयंत्रों को चलाना, इसीलिए अचानक से ये प्लांट बंद कर दिए गए और रोजगार का संकट कुल मिलाकर देखा जाए तो 25,000 लोगों की जो जिंदगी है उस पर छा गया है। अडानी ग्रुप का ये विवाद असल में ट्रक ऑपरेटर्स के साथ चल रहा है, जो कि माल भाड़े को लेकर है। सीमेंट और क्लिंकर की ढुलाई का मौजूदा जो रेट है वो 10 रुपए 58 पैसा प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर है, जबकि कंपनी इस रेट को चाहती है कि 6 रुपए कर दिया जाए। कंपनी कहती है कि मौजूदा रेट से नुकसान बहुत हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि बाहर के ट्रकों से माल ढुलाई करने की कंपनी की मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। ट्रक ऑपरेटर्स इसके लिए आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि विकास का मॉडल क्या है। एक ऐसा ग्रुप जिसके चेयरपर्सन गौतम अडानी दुनिया के 30 सबसे अमीर शख्स हैं, 2022 में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले बिजनेसमैन हैं। उन्हें बिजनेस अक्वायर किए हुए सीमेंट का प्लांट अधिग्रहण किए हुए कुछ ही महीने गुजरे कि उन्हें यह लगा कि ये संयंत्र नहीं चल सकते, इसीलिए अचानक से ठप कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है, इसी का बदला भी लिया जा रहा है। लोगों की नौकरी छीनने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये विकास का मॉडल क्या है, चलिए आज समझेंगे। हमारे आज के मेहमानों से हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं और उनसे आपका परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं अधीर रोहल जी। बहुत बहुत स्वागत है अधीर रोहल जी, आप पहली बार स्ट्रेट टॉक से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ है अजय शुक्ला, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका भी स्ट्रेट टॉक में। अधीर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कुछ ही महीने हुए सीमेंट प्लांट यहां पर अधिग्रहण किए हुए अडानी ग्रुप का और संयंत्र बंद कर दिया गया। क्या पता नहीं था कि ये घाटे का सौदा है या फिर कुछ और है पर्दे के पीछे? अधीर जी। बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। मेरी आवाज अगर आप तक सही आ पा रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ,
और बिल्कुल ये घाटे का सौदा नहीं है, किसी भी तरह से ये घाटे का सौदा नहीं है। और अदानी ग्रुप के लिए उससे पहले ये जो अंबुजा चला रहे थे, इसको एसीसी बरमाना था। एक प्लांट ये बिलासपुर में है और एक सोलन जिले में है, दारला घाट में ये जी। और हम उस टाइम कॉलेज के दिनों में थे जब ये प्लांट शुरू हुए थे और बिल्कुल ये घाटे का सौदा नहीं है। हिमाचल ही नहीं, उत्तर भारत में जो सीमेंट की सप्लाई है इन दो प्लांट से, और तीसरा एक प्लांट है जो एक पहले जेपी ग्रुप ने लगाया था, वो अल्ट्राटेक ने अब खरीदा है। और इसमें कहीं भी आज भी जो बात अपना अडानी ग्रुप कर रहा है कि जो माल भाड़े की बात, वो बिल्कुल झूठी है। अडानी ग्रुप पूरा झूठ बोल रहा है, खुलेआम झूठ बोल रहा है, और इसके राजनीतिक कारण बिल्कुल है हर जगह से। आप ये देखिए, जो अभी भी ट्रक ऑपरेटर्स को 10 रुपए 48 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति टन मिल रहा है, वो 2014 में जो फाइनल रेट्स हुए थे और 2014 से लेकर आज तक पेट्रोल डीजल और गाड़ियों की मेंटेनेंस, और 2014 में जो ट्रक थे, अब ये कंपनी जो है, ये कंपनी क्लियर है कि अगर 16 टायर से कम टायर का ट्रक होगा तो उसे ये अपना सामान उठाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो कम से कम वो ट्रक जो है इतने महंगे खरीदे गए और लोगों ने खरीदे हैं वो ट्रक, और लोन इतने ज्यादा है लोगों के ऊपर, और ट्रक को इसमें कहीं भी गलत नहीं है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें नए रेट्स मिलने चाहिए। लेकिन आप देखिए, अडानी ग्रुप आज कह रहा है कि 6 रुपए 48 पैसे हम देंगे आपको, और वो रेट 2004 या 5 का है। तो हम सोच सकते हैं कि अडानी ग्रुप जो 2004 और 5 का रेट देना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उल्टा खर्चे बड़े हैं, और अभी भी जो ट्रक ऑपरेटर्स को रेट मिल रहा है वो 2014 या 15 में जो फाइनल हुआ था वो रेट मिल रहा है जी। तो अगर 2004 और 5 का रेट उन सभी को मिलेगा तो हम सोच सकते हैं कि कितना नुकसान ट्रक ऑपरेटर्स का होगा जी। और उसके अलावा जो मेंटेनेंस बढ़ गई है, और दूसरा अडानी ग्रुप जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर भारत में अगर सबसे महंगा सीमेंट कहीं पर है, और हिमाचल मतलब यही प्रोडक्शन होती है, हिमाचल सबसे महंगा सीमेंट खरीद रहा है। हिमाचल के लोग सबसे महंगा सीमेंट खरीद रहे हैं, और इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं, जो सारी चीजें ये राजनीतिक कारण है। अडानी ग्रुप ने उसी समय पे अगर घाटे का सौदा तो ये फैक्ट्रियां, दोनों फैक्ट्रियां क्यों खरीदी, सबसे बड़ी बात यह है। और अभी भी दोनों सीमेंट प्लांट्स है, यहाँ पर जो सीमेंट बनाने के लिए जो पहाड़ियां काटी जा रही हैं, सबसे ज्यादा हमारे एनवायरमेंट का नुकसान हुआ है। आप बिल्कुल अगर हिमाचल एंटर करेंगे बिलासपुर की तरफ से, ऊना की तरफ से, महतपुर की तरफ से, कहीं से भी, तो आप सबसे ज्यादा परेशान होंगे। कोई भी आदमी हिमाचल आ रहा है इन सीमेंट कंपनियों की वजह से, लेकिन उसके बावजूद अगर ये घाटे का सौदा था तो अडानी ग्रुप ने इसे क्यों खरीदा। और आज भी ये जो दोनों सीमेंट प्लांट्स है, इनकी कैपेसिटी अभी भी 30 साल ये सीमेंट प्लांट्स अभी और चल सकते हैं, क्योंकि जिन पहाड़ों को काट के, जिन पत्थरों को तोड़कर और उनका चूरा बनाकर ये सीमेंट बनाया जा रहा है, उन पहाड़ों की कैपेसिटी अभी भी कम से कम 30 साल आगे और है। तो ये बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है जी। अधीर रोहल जी, आपकी बातों से जी, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल राजनीतिक कारण है, हर चीज सामने दिख रही है कि किस वजह से अडानी ग्रुप ने ये फैसला लिया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ट्रक ऑपरेटर्स बिल्कुल भी डिमांड नहीं कर रहे थे कि हमें और ज्यादा पैसा दो। वो 10 रुपए 48 पैसे में उठाने को तैयार थे और काम कर रहे थे। अचानक अडानी ग्रुप ने बिना नोटिस दिए, बाकी जो इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज थी उसको भी अडानी ग्रुप ने वायलेट किया है। बाकी बात आगे करेंगे, जो जैसा आप पूछे। जी जी, अजय जी, आपने सुना अधीर रोहल को, और जो मुझे भी जहां तक जो खबर मिल पाई है, 10 रुपए 58 पैसे का रेट और 6 रुपए सीधे ये कहना कि आपको लेना पड़ेगा, तो ये तो सरासर ऐसा एक पूंजीपति की तरफ से एक धांधली नजर आती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अजय जी कहा जा रहा है ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर आपका जवाब जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे। दर्शकों से अपील है कि उनका इस पूरे विषय पर अगर कोई सवाल है या फिर अपनी बात कुछ करना चाहते हैं तो हमारे स्ट्रेट टॉक के दौरान हमें कृपया फोन मिलाइए और अपनी बात रखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप ने सीमेंट प्लांट
अचानक क्यों बंद कर दी है? हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, अजय शुक्ला जी के पास जाना चाहते हैं। अजय शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने समझने की कोशिश की थी आपसे, 10 रुपये 58 पैसे का रेट और उसके बाद 6 रुपए की मांग करना अडानी ग्रुप की तरफ से, ये कितना जो है बड़ी धांधली लगती है किसी भी इतने बड़े, दुनिया के इतने बड़े पूंजीपति की तरफ से? अजय जी, आपने जल्दी में जो बोला, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पूंजीवाद का ही उदाहरण, और इसके लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, 82,000 करोड़ रुपए की अडानीज ने डील करी, जो सितंबर महीने में फाइनल हुई जी। और डील होने के बाद में आप समझिए, इस कंपनी ने, मैं बार बार जो चीज कहता हूं तमाम चीजों को लेकर के, कि अब जो ये नीति चल रही है, क्यों अदानी और जो भी चंद पूंजीपति हैं जो नरेंद्र मोदी के खास मित्र माने जाते हैं, उन लोगों की पूरी इकोनॉमी डिपेंड है बैंकों पर और पब्लिक के जो पैसा है शेयर मार्केट से जो लिया जाता है, वसूला जाता है, वो 1 रुपया अपनी जेब से नहीं लगा, सबसे बड़ी चीज है जी। इनका जो एक लंबे समय से जो इन्होंने जो किया है, पूरा खेल किया है, चाहे रात में रहते हुए किया हो, चाहे इसमें कहीं किसी भी पूंजीपति का या उद्योगपति का विरोध नहीं। तो यहां क्या हुआ, इन्होंने जो 82,000 करोड़ की ये डील की, इसमें 33,000 करोड़ रुपया बैंकों से लोन लिया और इसके अलावा पब्लिक में चले गए, उससे शेयर का वो हो गया। तो बेस अपनी चमन्नी नहीं लगाई, कंपनी अपनी हो गई। तो ये खेल, आप या तो आप उस धंधे के एक्सपर्ट हो जी, ये एक्सपर्ट नहीं है उन धंधों के, लेकिन मोनोपोली उसमें हो और उसके लिए किस तरीके से खेलो, ये है इस खेल का सबसे बड़ा उदाहरण। और यही वजह है कि इनके तमाम उद्योग, यदि आप देख लेंगे, मैं फिच की रिपोर्ट देख रहा था, इनके 7 जो लिस्टेड हैं कंपनियां, उनमें 7 में से 6 कंपनियां लॉस पे जी। अब वो वास्तविक लॉस नहीं है, पहले जान लीजिए। कल के दिन ये अपनी सारी कंपनियों को कहते हैं कि ऐसा भैया अपना रखो, मेरे को नहीं चलानी है, तो इनका कुछ नहीं जाएगा। ये तो जो चीज उससे वसूलनी है, जो बेच चुके हैं या जो चीजें कर रहे हैं, वो इनके पल्ले आ गया जी। अब वो कंपनियां नीलाम करके भी जो हासिल होगा वो 8-10% हासिल होगा जी। तो यानी पैसा मारा जाएगा हमारे देश की बैंकों का, और बैंकों में जमा हमारा पैसा और हमारे जैसे तमाम सारे लोग जिन्होंने इनके शेयर खरीद रखे। तो ये इनका पूरा बिजनेस सरकार पर डिपेंड है। जो मैं अधीर को सुन रहा था, मैं 100% मुतमईन हूं कि ये पूरी तरीके से यह राजनैतिक निर्णय है, और यह निर्णय इसीलिए है कि सत्ता बदल गई, उसको यह दिखाना है। क्योंकि जिस तरीके से जिस रेट पर चल रहा था, और क्यों चल रहा था वो भी वजह है, पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, डबल रेट हो जाता है जी। ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप गाड़ी चला के खुद देख सकते हैं कि जी रेगुलर वहां चलाते हैं गाड़ी, तो जब वो चंडीगढ़ में गाड़ी चलाते हैं या दिल्ली में चलाते हैं, वहां पर जो लागत आती है और पहाड़ पे आती है, क्योंकि पहाड़ पे मेंटेनेंस भी ज्यादा मांगता है, जो फ्यूल है वो भी ज्यादा खर्च होता है, और तमाम तरह के खर्चे उसमें आते, वो दूरी भी कम तय कर पाता है। जैसे आप मैदानी इलाकों में 1 घंटे में यदि 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो पहाड़ पे आपका स्वाभाविक रूप से 30 किलोमीटर से ऊपर नहीं हो पाता है जी। तो ऐसी स्थिति में हर तरह से लागत डबल हो जाती है, और जब लागत डबल हो जाती है तो हुजूर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इन कंपनियों ने किया, ये कंपनियां बेसिकली इन्होंने ये सोचा था कि यहां हमारी सरकार है,
अब मैं हमारी सरकार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अदानी मतलब नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, और बीजेपी से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार। तो जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, उन्हें फायदा क्या होता है, वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, और वो दोहन जो कहते कि लीगल होता है पूरा, वो नहीं होता है जी। उसमें लीगल होता है 25%, तो इलीगल होता है 75%। जी। और आपको एक चीज और बता दूं मैं, अनुच्छेद 370 जिसका कुछ क्लॉजेज खत्म किए गए, वो अनुच्छेद 370 के जो क्लॉजेज कुछ खत्म किए गए, उनके खत्म करके बेसिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख इलाके के प्राकृतिक संपदाओं को ऐसे ही पूंजीपतियों को बेच देने की साजिश रची गई है, और इसीलिए इसे केंद्र शासित बना करके जो किया गया है, क्योंकि ना आतंकवाद पे रोक लगी है, ना ही कोई शांति स्थापित हुई है, ना ही कोई चीज हुई, तो वही चीज है। और एक देश एक विधान की बात करने वाले बैठे हैं अधीर जी, कि ना जम्मू कश्मीर में है, न देश के तमाम राज्यों में, और उनमें से एक हिमाचल प्रदेश भी है, वहां पर भी जो है अनुच्छेद वो लागू है, जिसके कारण से 71, जिसके कारण से वहां पर भी जमीनें वैसे नहीं खरीदी जा सकती। जी जी। कमोबेश इस तरह की चीजें करके इनको संपत्तियों पे कब्जा कराया जा रहा है, और इन्हीं बहाने इनको वहां पर एंट्री दी जा रही, जिससे भविष्य में वो उन राज्यों की बड़ी संपत्तियां, मौके की संपत्तियां खरीद सके। क्योंकि वहां सत्ता चली गई जी। मौजूदा सरकार ने जनता के हित में एक फैसला लेने किया कि जनता को यदि हम बहुत वो नहीं कर सकते, कम से कम हिमाचल के लोगों को उस रेट पे तो मिले सीमेंट जिस रेट पे बगल में 50 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर सोलन में देखिए आप फैक्ट्री है, या बिलासपुर में फैक्ट्री है, और वहां से 30 किलोमीटर दूर जो है सीमेंट सस्ती बिक रही है, और 30 किलोमीटर यहाँ पे महंगी बिक रही है। तो उस स्थिति में यदि सरकार इस पर सोच रही थी तो कोई गलत नहीं सोच रही थी, लेकिन वो अभी सोचती उसके पहले एक तरफा कानूनन अवैध तरह से उन्होंने ये फैसला ले लिया कि हम बंद कर दें। जी। उनका है कि केंद्र में हमारी सरकार बैठी है, जो इस पर विधिक कार्रवाई करने का सबसे बड़ा अधिकार है वो केंद्र सरकार का है, क्योंकि कंपनी सीज करने का अधिकार केंद्र का हो सकता है, राज्य नहीं कर सकता है, राज्य का बड़ा सीमित अधिकार है जी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस तरह से करके डराने की कोशिश की है, और यही खतरा है इस देश के लिए, क्योंकि इसी तरीके से चंद पूंजीपति मोनोपोली बनाएंगे। आप यदि थोड़ा सा मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा जी। पंडित नेहरू ने जब देश की सत्ता संभाली तो उनके पास दो ऑप्शन थे, वो कैपिटलिस्ट जो है अर्थव्यवस्था स्वीकार करें या सोशलिस्ट स्वीकार करें जी। उन्होंने सोशलिस्ट स्वीकार करते तो भारत के पास पैसा नहीं था, खजाना खाली था जी। कैपिटलिस्ट करते तो इस देश के लोग जो आजादी की लड़ाई लड़े थे, एक आजादी के बाद दूसरी गुलामी में फंस जाते। उन्होंने इसीलिए सोशियो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, जिसे मिश्रित हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था जी। क्योंकि हम उनकी मोनोपोली नहीं स्थापित होने दें, और हम सार्वजनिक क्षेत्र में जहां वो नहीं जा रहे हम स्थापित करें, और आने वाले पैसे को जो प्रॉफिट हमें मिलेगा उसका शोषण उस पर इस्तेमाल करें, और उसके बाद में मजबूत करें जिससे वो मोनोपोली ना बना पाए। बिल्कुल। उन्होंने कहा जब कंपनियों ने, निजी कंपनियों ने हम सस्ता ट्रैक्टर नहीं दे सकते हैं, तो नेहरू ने कहा कोई बात नहीं, हम HMT में बना देंगे। और अंत में क्या हुआ, उन्होंने मजबूरन जो है HMT के प्रतिस्पर्धा में उसके हिसाब से बनाना फिर देना शुरू किया जी। उन्होंने कहा सस्ती घड़ी नहीं दे सकते, घड़ी इतनी बड़ी चीज होती थी, तो कोई बात नहीं है, हम HMT में बना देंगे। उन्होंने कहा हम
पैराशूट नहीं दे सकते हैं, उनका कोई बात नहीं, हम पैराशूट बना लेंगे। तो अब उस स्थिति में क्या हुआ कि मोनोपोली नहीं स्थापित हुई जी, और इस देश की जनता को लाभ मिला, सरकार खड़ी हुई, सरकार के अपने उद्यम खड़े हुए जिससे प्रॉफिट आता था। जनता पर टैक्स का बोझ डालने के बजाय उन फैक्ट्रियों से, उन सार्वजनिक उद्यमों से और कारपोरेट से जो पैसा आता था उससे जनता को फायदा मिलता था। लेकिन आज उल्टा हो रहा जी। यदि लोग दोष दें कि कैपिटलिज्म तो मनमोहन सिंह लाए थे, तो लेकिन मनमोहन सिंह की कैपिटलिज्म सीमित मात्रा में थी जी, और आज की जो कैपिटलिज्म है वो मोनोपोली स्थापित करने की है जी। और रघुराम राजन ने यही बात कही थी शायद अभी हाल में जी, कि मोनोपोली के ही कारण इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, तमाम लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं और मनमानी फैसले लिए जा रहे हैं। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो अधीर रोहल जी के पास जाएंगे और समझेंगे कि कुछ और जो यहाँ पे अड़चने हैं इस पूरे मसले पर, उनका क्या जवाब हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया फोन मिलाइए और अपनी बात शो के दौरान जरूर उठाइए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल में अचानक से सीमेंट के प्लांट क्यों बंद कर दिए गए, क्यों लगभग 25,000 लोगों की जिंदगी पर रोजगार का संकट अचानक से छा गया है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अधीर रोहल जी, आपने अजय शुक्ला जी को सुना और जहां तक मुझे समझ आता है कि जब कोई छोटा सेट होता है तो शायद उतनी कंजूसी नहीं होती है, लेकिन बड़ा सेट तो ज्यादा कंजूसी, इसकी तो उम्मीद भी नहीं लगाई होगी वहां पर सीमेंट प्लांट में जो लोग काम करते हैं या फिर ट्रक ऑपरेटर्स जो वहां पर ढुलाई का काम करते हैं। अधीर रोहल जी। बिल्कुल नेहा जी, आप ये देखें कि यहाँ जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो कोई बहुत बड़े ऑपरेटर्स नहीं है, वो बेचारे वो है जो लैंड लूजर्स थे, जिनकी जमीनें यहाँ से इस प्लांट को लगने के बाद बर्बाद हुई हैं और उनके पास थे, तो उसके बाद भी उनको बहुत कम, उस टाइम अर्ली 90s की बात है, तो कंपनसेशन या मुआवजा था वो बहुत कम मिला था। वो इतना ज्यादा हम समझ सकते हैं कि 90s में कितना मुआवजा मिला होगा और आज क्या परिस्थितियां हैं अगर उन्हें ट्रक खरीदना है। तो बाकी तो सारा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो बैंकों के ऊपर उनका लोन, बैंकों का लोन उनके ऊपर है, वो बहुत ज्यादा लोन उनके ऊपर है जी। और उनकी जमीनें चली गई, सारी चीजें, खेती बाड़ी खत्म हो गई, हर चीज खत्म हुई है। वो जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उन्होंने वो ट्रक अपना घर परिवार पाल सके, क्योंकि अब खेती बाड़ी खत्म हो गई। एनवायरमेंट तो पूछिए मत आप, अगर आप शिमला से सिर्फ 44 किलोमीटर शिमला से जितना सोलन है, लेकिन शिमला से अगर आप मनाली की तरफ चलेंगे या मंडी धर्मशाला तो 44 किलोमीटर, या आप अगर रिच मैदान पर शिमला में खड़े होंगे तो वहां से वो पहाड़ी दिखती है कि अंबुजा सीमेंट प्लांट की वजह से वो जो पहाड़ी खत्म की जा रही है, खत्म हो चुकी है, 3 पहाड़ियां खत्म हो चुकी हैं और वो रिज मैदान से दिखती है, बिल्कुल गांधी जी के बुद्ध के पास से दिखती है। सामने अगर आप देखेंगे एनवायरमेंट बर्बाद हुआ है, हर चीज बर्बाद हुई है। और उन्हें चाहिए क्या, वो तो अपना 2014 से जो उनको मिल रहा था वो पैसा ले रहे थे, 10 रुपए 48 पैसे या 58 पैसे जी। ना उन्होंने कोई नई डिमांड की थी। अचानक अदानी साहब आने के बाद वो कह रहे हैं कि हम इतना कम आपको 6 रुपए देंगे, तो वो 6 रुपए का जो रेट है वो 2004 का है। और आप ये सोचिए, मतलब हम सोच के हैरानी होती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हिमाचल में जो है वो लगातार महंगा होता गया। जितना मुनाफा है, आप लगभग 500 रुपए के आसपास सीमेंट का बैग हो चुका है। जबकि अजय भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप परवाणू बैठे हैं तो आपको 500 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ 3 किलोमीटर क्रॉस करके आप कालका चले जाएंगे या ऊना से नंगल चले जाएंगे तो वही बैग 450 या 440 रुपए का मिलेगा। 60 रुपए हिमाचल के लोग वो सीमेंट खरीदने के लिए ले रहे हैं, देने पड़ रहे हैं। अब जो हिमाचल में मतलब अपना डोमेस्टिक हम कहें और जो गवर्नमेंट सेक्टर में कंजम्पशन है सीमेंट की, वो सारी इन्हीं कंपनियों से पूरी होती थी। लेकिन अब हिमाचल को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा, और अच्छा फैसला हिमाचल गवर्नमेंट ने किया है कि अब वो दोनों प्लांट जो अदानी साहब के पास है उसकी जगह अल्ट्राटेक से वो सीमेंट हिमाचल गवर्नमेंट ले रही है। तो हिमाचल गवर्नमेंट
अपने कामकाज है, अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर के अपने जितने भी यूज है सीमेंट का, तो वो अल्ट्राटेक से अब खरीदना शुरू किया है। और हिमाचल जी जी सीमेंट कंजम्पशन है वो हिमाचल में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रोथ करने वाला स्टेट है ये। और यहाँ की जो आहिस्ता आहिस्ता जो भी ग्रोथ हो रही है, सड़कें हैं, सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे अगर तो जो हमारा बरसात के दिनों में सड़कें डैमेज होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन आप सोचिए कि हिंदुस्तान का कोई इंडस्ट्रियस्ट, जैसे अजय भाई ने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट देश के लिए सोचता है, अपना मुनाफा ठीक है, उन्हें मुनाफा कमाना है, अपनी फैक्ट्रीज है, लेकिन देश का तो सोचे। लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन्हें ना देश की चिंता है, ना देश के लोगों की चिंता है। अब मतलब ये हम सोच सकते हैं कि 2004 में जो रेट था 6 रुपए कुछ पैसे वाला प्रति किलोमीटर प्रति अगर देना चाह रहे हैं ट्रक ऑपरेटर्स को, तो बेचारे ट्रक ऑपरेटर्स क्या करेंगे, किस तरह से वो अपने ट्रक चला पाएंगे। तो वो सारी चीजें थी कि जो पूंजी है, और पूंजी किस तरह से आई है, मेरी आपकी जेब से, जो हमारे बैंकों में पैसा है, शेयर मार्केट में पैसा है, अपनी जेब से मुझे और आपको अगर बैंक से लोन लेना है तो हमें कितनी गारंटीज देनी पड़ती है, कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। लेकिन इन्हें कुछ नहीं है, इन्हें सब कुछ हमारा जो पैसा बैंकों में जमा है, शेयर मार्केट में है, वो आराम से इनके पास जा रहा है। तो और उसके बावजूद इस तरह का जो व्यवहार है किसी भी स्टेट के साथ, कि अगर एक सरकार वहां बदल गई है तो सारी चीजें, अगर आपको ऐसा लगता था तो आपने सितंबर ये फैक्ट्री खरीदी क्यों? अगर आपको लगता था ये कितना खतरनाक है, अगर हम देखें, अगर हिमाचल को ही एक उदाहरण के तौर पर देखें तो ये कितना खतरनाक विकास का मॉडल है। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, दुनिया के सबसे बड़े गेनर 2022 में उन्हें, अडानी जी को ये अवार्ड दिया गया। एक आर्टिकल में पढ़ रही थी तो 2022 के सबसे बड़े गेनर है, बिलियंस उन्होंने मुनाफा कमाया है। और हिमाचल में 6 रुपए वो ऑफर कर रहे हैं ट्रक ऑपरेटर्स को, तो ऐसा लगता है कि उन्हें लोगों की जरूरतों, उन्हें हिमाचल प्रदेश के विकास, इनसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस, अपना मुनाफा देखना है। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार बदल गई है और साफ तौर पे हिमाचल में सीमेंट की राजनीति लंबे समय से हो रही है। कांग्रेस के लिए यकीनन बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो हिमाचल के विकास की है। अजय जी, देखिए मैं फिर वहीं आता हूं कि हिमाचल एक छोटा राज्य है, बहुत बड़ा, वहां पर आमदनी के बहुत बड़े जरिए नहीं है। वहां हिमाचल ने अपने संसाधनों, अपनी दूसरी और चीजों, उनके जरिए उसे आय का एक साधन बनाया। यहाँ के लोग मेहनती हैं, उन्होंने उसको मेहनत के साथ में उस पर काम किया, किसानों ने काम किया, बागवानों ने काम किया, और जो जो चीजें कर सकते हैं वो किया उन्होंने, और उसके बूते वहां की अर्थव्यवस्था खड़ी थी। आप ये देखिए, हिमाचल राज्य पर जिस तरीके से पिछले 5 साल के दौरान, सिर्फ 5 साल के दौरान मैं कह रहा हूं, हिमाचल राज्य को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार में कर्ज के जाल में फंसा दिया गया। आज हिमाचल 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में फंस चुका है। तो पहली एक चीज कि हिमाचल अर्थव्यवस्था कर्ज में चली गई, जो भी सरकार आएगी। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा नेहा जी, कि हिमाचल पे जो कर्जा था 5 साल पहले वो 47,000 करोड़ था, लेकिन जयराम ठाकुर की सरकार अकेली ऐसी सरकार थी कि 23,000 करोड़ का कर्जा अकेले जयराम सरकार की वजह से, कौन से डबल इंजन की सरकार थी हिमाचल में, किस तरह का ये डबल इंजन चल रहा था कि इतने वर्ष से सिर्फ 47,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन जयराम ठाकुर की सरकार ने 23,000 करोड़ का कर्जा अपनी सरकार जाने के समय हिमाचल के ऊपर छोड़ा है, और अब 70,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल पे है। जी अजय जी, बात पूरी कीजिए जी। तो मैं इसी को लेकर के कि जिस तरीके से, तो अब यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो चंद वो थे उन्हें बर्बाद किया। आप देखिए, वीरभद्र सिंह की सरकार के समय तक बद्दी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो या और इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, ऊना के साइड हो, इधर हो, सारे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे थे और कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही थी। अच्छा पैसा मिल रहा था वहां से जो इंडस्ट्रीज के, और इंडस्ट्रीज को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से देनी चाहिए वो दी जा रही जी। आज दोनों इंडस्ट्रियल क्षेत्र और जो भी है वो बर्बादी की स्थिति में है।
और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो यहाँ दवाओं के लिए एक हब बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि यहाँ का माहौल मौसम मुफीद है, इसलिए आप मजबूरी आपको एहसान नहीं कर रहे हैं। यह चीज वो चाहती है कंपनियां जी, और जब ये कंपनियां चाहती हैं तो उस स्थिति में आप जो बना रहे हैं उससे मुनाफा वो कमाएंगे, और मुनाफा कमाएंगे तो इन कंपनियों ने क्या किया, बहुत सारी ने, कि ठीक है हम फैक्ट्री तो बद्दी में लगा रहे हैं या कहीं हिमाचल में लगा रहे हैं जी, हम अपना हेडक्वार्टर दिखा रहे हैं मुंबई में या जहां पर भी, दिल्ली में या दूसरी जगहों पे। उससे क्या है कि जब हम उसका वो टैक्स भरेंगे तो हम टैक्स उसका भरेंगे उस जगह जहां हेडक्वार्टर के एड्रेस है। तो उस राज्य में जिस राज्य का दोहन करके हम इतना पैसा कमा रहे हैं, उस राज्य को हम उसका रेवेन्यू का पार्ट नहीं देंगे। ये एक बड़ा खेल किया गया है जी। दूसरी चीज क्या की गई है कि जिस तरीके से, मैं बार बार मोनोपोली की बात कहता हूं, आप देखिए अदानी ग्रुप जो है, टोटल ग्रुप, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्ज में है, और ये पैसा किसी और का नहीं है, हमारा आपका जमा है जी। जो आज भारत सरकार ने बताया कि 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ कर दिया, जो बट्टे खाते में डाल दिया। तो ये कोई आपका पैसा, हमारा पैसा नहीं था, वो पैसा वही था जो हमारे आपकी जेब से बैंकों में गया, और बैंकों ने क्या, जो प्रॉफिट हमें मिल सकता था वो प्रॉफिट तो नहीं मिला, उल्टा हमारा पैसा खतरे में पड़ गया जी। दूसरी तरफ वो मुनाफे में आ गए। थर्ड ये है कि जिस तरीके से ये सारा पूरा जाल है, इसमें ये किया गया कि किस तरीके से हम पूरी चंद पूंजीपतियों के हाथों में कठपुतली बन जाए, और उसके लिए ये सारा खेल किया जा रहा है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य लड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो उनको हम कैसे बर्बाद करें, यह साजिश मौजूदा मोदी सरकार की है, और ये फैक्ट्रियां उसी बंद होने का उसी साजिश का हिस्सा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, और यहाँ पर छोटे से ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, कमर्शियल मजबूरी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके समाधान के लिए कांग्रेस क्या कर सकती है। अधीर रोहाल जी के पास जाएंगे, ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे विषय पर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टॉक में। धन्यवाद नेहा जी। मैं आज ट्रांसमिशन में काफी आपके दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैं जल्दी से बात खत्म करूंगा। जी, जी। आज के विषय पे अजय जी ने और अधीर जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। मैं ये छोटी सी बात एक बताना चाहूंगा कि इन दोनों को के समक्ष रखना चाहूंगा। ये दोनों ज्ञानी है, आप ज्ञानी हो, तो आप उसके ऊपर समीक्षा करके बताना कि क्या उससे इस सिचुएशन में कोई समाधान निकल सकता है। नेहा जी, तकरीबन 80 साल पहले खेड़ा जिला गुजरात में पोल्सन डेयरी फैक्ट्री एक हुआ करती थी, जो गर्मियों में 25 सेंट लीटर का दूध लेके बॉम्बे में बेचा करते थे 1.5 रुपए किलो का, और उससे चॉकलेट बना करता था। समस्या सिर्फ ये आई थी कि जिस वक्त बरसात का मौसम आता था तो वो 25 पैसे किलो का जो दूध था वो घट के 10 पैसे किलो कर दिया जाता था पोल्सन डेयरी की तरफ से, क्योंकि वो कहते थे कि सड़कें खराब है और पूरा बाढ़ आई हुई है और मिल्क कलेक्शन हो नहीं सकती। तो उसकी भी जो जिम्मेवारी थी वो सरकार के ऊपर डालने की बजाय वो भी उसका हर्जाना जो था किसानों को ही भुगतना पड़ता था। तो सरकार उस वक्त जो थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ थी, जैसे कि आज की सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि वहां की सरकार जब इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो जाए तो फिर आम जनता का जो हित है उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अब मैं जल्दी से आज इसकी अपना हिमाचल की सिचुएशन में आऊंगा
और इन दोनों विशेषज्ञों के सामने एक सजेशन रखूंगा जी, और आप उसके ऊपर समीक्षा करें। पहली बात वो ये कि वो जो जमीन उन्होंने ली थी अदानी ग्रुप ने, नेहा जी, लैंड इज नॉट ए कमोडिटी। लैंड जो है वो हिमाचल से बाहर नहीं ले जाई जा सकती, वो हिमाचल में ही रहेगी। क्या उस लैंड की ओनरशिप हिमाचल गवर्नमेंट के पास थी कि वो ओनरशिप भी अडानी ग्रुप को दी है? एक जी, आप अगर अपनी लेखन शक्ति का प्रयोग करके ये पता करवा ले कि लैंड की ओनरशिप आज किसके पास है, तो उस लैंड ओनरशिप को आप लॉक करके आप आज भी अदानी ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। ये नेहा जी, मैं आपको यहाँ के कानून की बात बता रहा हूँ जी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इस तरह का आदमी लैंड लेता है किसी से, मेरे से, और कल को अपने डिस्क्राइब्ड जो है वो टारगेट को नहीं पूरा करता और बीच में छोड़ता है, तो जी मैं यहाँ पे क्रेडिट एजेंसी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्रेडिट एजेंसी जो है उसके ऊपर क्रेडिट होल्ड लगा देती है। ये होता है नेहा जी कि वो कंपनी जो है बैंक में जाके लोन नहीं ले सकती। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की किसी भी बैंक वो जाके लोन नहीं ले सकते थे। एक तो जी इस चीज का पता करवा लें, और दूसरी जी बात जो मैंने आपको उसकी खेड़ा जिला की बात की थी, वहां पे जो तो उन्होंने उसका जो है सोल्यूशन क्या निकाला, वो आज एक दुनिया में एक से हीरा बन के सबके सामने है, वो है फार्मर्स कोऑपरेटिव्स। उन फार्मर्स ने वहां पे कोऑपरेटिव्स बना ली। उन्होंने जो इंडिविजुअल अदानी ग्रुप जैसे लोगों के एजेंट आके सामान खरीदते थे, उनको उन्होंने बिल्कुल बाहर कर दिया। टोटल मार्केटिंग जो है प्रोडक्ट की जो उस लैंड से होती है, वो आज सारी की सारी वहां के फार्मर्स के हाथ में है। तो मैं खास तौर पे अजय जी से पूछूंगा कि अजय जी, आप देखें कि अगर आप अपनी लेखन शक्ति का प्रयोग करके वहां के लोगों में अभियान चला सके कि हिमाचल के लोग अगर इकट्ठा होके वहां पे जो फलों के जो फूड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स अपनी बना ले, और तो उसी जमीन के ऊपर अगर फूड प्रोसेसिंग आप कोऑपरेटिव्स बना ले, तो जी आप उस जमीन से जहां से ये खाली सीमेंट निकाल के धोखा दे गए, उस जमीन से अजय जी और धीर जी आप वहां पे किसानों को आने वाले 100 सालों के लिए एक जिंदगी दे सकते हैं। आखिरी बात में आज जी, जो फूड पार्क, जो फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग आप वहां पे आज हिमाचल में बनाते हैं, 2 घंटे के अंदर आप दुबई पहुंचा सकते हैं। कैसे? आप देखिए, आपके चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है, वहां से दुबई और शारजा के लिए जो है फ्लाइट्स, हफ्ते में 4 फ्लाइट्स जाती है, और 4 घंटे ट्रेवल कर लीजिए, अमृतसर आ जाइए। अमृतसर से 33 इंटरनेशनल फ्लाइट्स सारी कंट्रीज में जाती हैं। तो देखिए, आज वहां पे मार्केट खुल गई है जी। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो हिमाचल के उन गरीबों के आप पैरों में ला सकते हैं जिन गरीबों के साथ आज इतना अन्याय हुआ है। तो इसके लिए जी आप जरा विचार करके देखें कि एक लैंड ओनरशिप और एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या इन दोनों में से किसी में से कोई सोल्यूशन निकलता है मेरे गरीब भारतीयों के लिए? धन्यवाद नेहा जी, बहुत बहुत भारत माता की जय हो। और धीर जी और अजय जी, आपको मेरी जय माता दी। जी, जय भारत माता की जय आपको भी। सतीश जी बात कर रहे थे शिकागो से। और अधीर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो सुझाव हमारे दर्शक ने दिया है सतीश जी ने शिकागो से, कहीं ना कहीं इस तरह की जब पूंजीवाद की समस्याएं आती हैं तो यही सुझाव जो है हम देखते हैं कि वो कारगर साबित होते हैं। इन ट्रक ऑपरेटर्स के सामने मौजूदा वक्त में एक रोजगार चुनौती तो बना ही हुआ है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या समाधान हो सकता है? सरकार क्या समाधान कर सकती है, या फिर ये ट्रक ऑपरेटर्स खुद ही कुछ समाधान ढूंढ सकते हैं? क्या ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है अडानी ग्रुप को? ये भी एक बड़ा सवाल है। अधीर जी और स्टीव जी ने जो बात कही है, काश जो हम लोग सोचते हैं, जो स्टीव जी सोच रहे हैं, सारी सरकारें ऐसा सोच पाती जी। कोई भी सरकार हो अगर ऐसा सोच पाती तो वाकई में इस देश के हर हिस्से की तरक्की हो सकती थी। और हालांकि ये बहुत आसान है और बिल्कुल सही बात है कि फूड प्रोसेसिंग है। हालांकि जिस एरिया में ये प्लांट है वो एरिया ऐसा है कि वहां ज्यादा फ्रूट नहीं लग सकता, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई एरिया है, और तभी वहां सीमेंट प्लांट्स थे और इस तरह के वो चीजें थी। लेकिन
उसके बाद दूसरी बात आती है सरकार पे। सरकार बिल्कुल कार्रवाई कर सकती है। सरकार चाहे उसमें, बिल्कुल अजय भाई ने सही कहा कि ज्यादा बड़ा स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी चीजें करनी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आज चाहे तो एनवायरमेंट के इश्यू पे इस कंपनी को या कोई भी कंपनी हिमाचल में, चाहे वो सीमेंट प्लांट है, आप ये देखिए कि अदानी साहब का सिर्फ सीमेंट नहीं, हिमाचल के एप्पल पे पूरा कब्जा हो गया है। और हिंदुस्तान की मार्केट में पूरे सेब का जो मार्केट है वो अदानी कैप्चर करते हैं। जबकि हालांकि अपने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अच्छे तरीके से काम करते थे और हिंदुस्तान का जो सेब था यहाँ से अहमदाबाद, कोलकाता, मद्रास, उसी के में जाता था। लेकिन जब से अदानी साहब आए, और इन दोनों सरकारों की मेहरबानी रही इन साहब पे कि दोनों सरकारों ने इनको यहाँ पर पालन पोषण इनका किया, हिमाचल में पूरी सीडीज दी गई। और वही चीज सीमेंट प्लांट के साथ हुई है कि जो इनकी जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी, चाहे अदानी ग्रुप हो या हिमाचल में जो पावर प्लांट्स लगे हैं, जो बिजली के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो है। और हिमाचल सरकार चाहे तो इस पे कार्रवाई कर सकती है। जी, अजय जी के पास जाना चाहूंगी, समय बहुत सीमित रह गया धीर जी, तो मैं अजय जी से भी समझना चाहूंगी कि अब हम देखें कि क्या वहां पर अडानी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और क्या सेबों पर पहले से कब्जा और सीमेंट प्लांट बंद कर देना, क्या हम समझे कि किसी न किसी तरीके से अडानी ग्रुप ने पूरा कब्जा कर लिया अर्थव्यवस्था पर हिमाचल प्रदेश की? देखिए नेहा, इसमें सबसे बड़ी चीज जो हमारे दर्शक शिकागो से पूछ रहे थे उस सवाल को भी मैं शामिल करूंगा, जिससे उनके सवाल का जवाब थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि समय हमें समाप्ति का इशारा कर रहा है। जी जी कि सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत सरकार को ये अख्तियार है क्योंकि कंपनी एक्ट के तहत, सेबी के तहत ये कंपनी उन्होंने वो करी है, अधिग्रहित करी है। और जो राज्य सरकार का है संपत्ति पर अधिकार तब है जबकि उनका वो तो मालिकाना हक जो है जो राज्य सरकार का नहीं है। तो जब ये छूट दी गई इंडस्ट्रीज को आने के लिए तो उनको इसकी दो तरह से दी जाती है कि एक तो लीज पर और एक दी जाती है कि मालिकाना हक। जी, तो ये मालिकाना हक पे है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का बड़ा सीमित अधिकार है। इसमें मुख्य अधिकार कार्रवाई करने का सेबी के रूल्स और कंपनी एक्ट के तहत जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। लेकिन केंद्र सरकार क्या अदानी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये आप खुद कीजिए, क्योंकि इसका अंदाजा सब लगा सकते हैं। मैं खत्म कर रहा हूं। जी जी जी, यूपी में अदानीज को गंगा सफाई का दिया गया और हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया अदानी खा गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत ही एक लाचारी की स्थिति सामने नजर आती है। कांग्रेस क्या समाधान कर सकती है, लोग आपस में मिलकर क्या समाधान कर सकते हैं, अगर सब मिल जाए तो क्या इस तरह की पूंजीवाद और क्या इस तरह के पूंजीपति का विकास संभव हो सकता है। हम सबको, देश के हर नागरिक को सोचने की जरूरत है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश का विकास मॉडल किस तरह का होना चाहिए। फिलहाल स्टेट टॉक में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।